चैप्टर 146 यक्षित इज बैक। दादाजी के बुलाने पर वन्या उनके पास आ गई। वन्या ने आज नेवी ब्लू कलर की एक खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। ये रंग वन्या के गोरे बदन पर बहुत खिल रहा था। वन्या चैतन्य दादाजी और अनिल जी के बीच में सोफे पर बैठ गई। चैतन्य दादाजी अभिमन्यु जी और त्रिशा जी को शौक देते हुए बोले, इनसे मिलिए, ये है यक्षित की पत्नी और इस घर की बड़ी बहू मिसेस वन्या यक्षित राय सिन्हानिया। उद्धरण चिन्ह। अब आगे चैतन्य दादाजी का ये कहना था कि त्रिशा जी और अभिमन्यु जी की आंखें हैरानी में एकदम बड़ी हो गईं। उन्हें लगा नहीं था कि सिन्हानिया मेंशन आकर उन्हें इतना बड़ा शौक मिल जाएगा। त्रिशा जी अनिल जी और चैतन्य दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित की शादी भी हो गई और आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य दादाजी ने त्रिशा जी को अपनी सर्द निगाहों से देखा और बोले, अगर आप लोगों को यही बात करनी थी तो हमारे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है, हम चलते हैं। ये बोलकर वह उठकर जाने लगे। ये देखकर अभिमन्यु जी रिक्वेस्ट करते हुए बोले, प्लीज पापा, आप ऐसा मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी ने भी रिक्वेस्ट भरी निगाहों से चैतन्य जी को देखा, जिससे वे वही सोफे पर बैठ गए। वन्या अभी भी सवालिया नजरों से अभिमन्यु जी और त्रिशा जी को देख रही थी। अनिल जी वन्या की तरफ देखते हुए बोले, बेटा ये तुम्हारे चाचा मिस्टर अभिमन्यु राय सिन्हानिया और उनकी वाइफ मिसेस त्रिशा राय सिन्हानिया हैं। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी का मन तो नहीं कर रहा था उन्हें वन्या से इंट्रोड्यूस कराने का, पर न चाहते हुए भी उन्हें ये करना पड़ा। वन्या ने उन्हें नमस्ते किया। त्रिशा जी देख पा रही थी कि वन्या कितनी खूबसूरत है और चैतन्य दादाजी ने उसे गर्व से इस घर की बहू कहा। इसे सुनकर तो जैसे त्रिशा जी की तन बदन में आग लग गई। चैतन्य जी त्रिशा जी के मन के भाव बहुत अच्छे से समझ रहे थे। वे हमेशा से इस बात का खास ख्याल रखते थे कि वो औरत उनकी फैमिली से कोसों दूर ही रहे। वेद जो कि अपने चाचुओं के साथ खेल रहा था, वह थोड़ी देर बाद मम्मा मम्मा करता हुआ वन्या की तरफ आने लगा। वन्या उसके पास गई और उसे गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगी। दोनों का हंसता हुआ चेहरा देखकर त्रिशा जी के सीने में सांप लौटने लगा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यक्षित के इतने गुस्सैल और एरोगेंट नेचर के बावजूद इस लड़की ने यक्षित से कैसे शादी कर ली। पर जो भी हो, ये लड़की अब इस घर की बहू थी और सिन्हानिया परिवार की बहू होना मतलब बहुत बड़ी बात थी। ये बात त्रिशा को बहुत चुभ रही थी, क्योंकि जो दर्जा उन्हें सालों से नहीं मिल पाया था वो इस लड़की को यहाँ आते ही मिल गया। वन्या वेद को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाने लगी। चैतन्य जी और अनिल जी ने भी दोनों से ज्यादा बातें नहीं की। वे दोनों ज्यादातर समय चुप ही रहे। चैतन्य जी दोनों की तरफ देखते हुए बोले, अगर आप दोनों का मिलना हो गया हो तो आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं, हमें और भी बहुत से काम हैं। उद्धरण चिन्ह। अभिमन्यु जी को अपने पिता का ये रूखा व्यवहार देखकर बुरा तो लग रहा था, पर गलती भी उनकी ही थी। अब उन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा था कि क्यों उनके डैड ने उन्हें त्रिशा से शादी करने से मना किया था। दरअसल अभिमन्यु जी जिस क्लब में जाते थे, त्रिशा वहीं पर काम करती थी और उनके अलावा भी उनकी निगाहें और मर्दों पर थी। अभिमन्यु जी और त्रिशा जी ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद चैतन्य दादाजी ने एक गहरी सांस ली और अनिल जी की तरफ देखते हुए बोले, अनिल, पता करो कि इस औरत का यहाँ आने के पीछे क्या मकसद था। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी चैतन्य जी के इस सवाल पूछने के पीछे का कारण जानते थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस हाँ में सिर हिला दिया। उनके जाने के बाद युवान अपने कॉलेज के लिए निकल गया। जीविका भी ऑफिस के लिए निकल गई। आस्तिक वही दादाजी के साथ घर पर था। यक्षित ने मेंशन की सिक्योरिटी को टाइट करने का सख्त ऑर्डर दिया था, इसलिए वह घर पर ही था। भाविक, ध्रुव, एकांत और तेजस चारों कंपनी संभाल रहे थे क्योंकि यक्षित और समर्थ दोनों बिजनेस ट्रिप पर थे। वन्या वेद का टिफिन बॉक्स लेकर उसे स्कूल छोड़ने के लिए चली गई। थोड़ी ही देर में वेद का स्कूल आ गया। उसने उसे उसकी टिफिन बॉक्स पकड़ाए और वह दौड़ते हुए क्लासरूम की तरफ जाने लगा। अचानक उसे कुछ याद आया और वह अचानक से रुक गया। वन्या सवालिया नजरों से अपने बेबी को देखने लगी। वह अचानक से पीछे मुड़ा और फुदकते हुए वन्या के पास आकर उसके दोनों गालों पर प्यार से किसी कर देता है। अपने बेबी के इस क्यूट हरकत पर वन्या स्माइल करती है। स्कूल की टीचर्स दोनों माँ बेटे की जोड़ी को देखकर स्माइल करते हैं। उसके क्लासरूम में जाने के बाद वन्या भी कार की तरफ आ जाती है और फिर वह सिन्हानिया मेंशन के लिए निकल जाती है। यक्षित ने वेद के लिए बॉडीगार्ड्स अपॉइंट किए थे, जो स्कूल में क्लासरूम के बाहर ही खड़े होते थे। यक्षित ने ऑर्डर दे रखे थे कि उनकी वजह से बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो और वे वेद पर अपनी निगाहें बनाए रखें। वेद फुदकते हुए अपने क्लासरूम में आ गया और आकर फर्स्ट बेंच में बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसकी बेस्टी आस्था भी आ गई।
दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। तभी दोनों का ध्यान अपने पीछे के बेंच पर गया, जहां दो प्यारे प्यारे बच्चे जो वेद की उम्र के ही लग रहे थे, वे रो रहे थे। दोनों में से एक लड़का था और दूसरी लड़की। दोनों ही दिखने में बहुत क्यूट और प्यारे लग रहे थे। वेद टिमटिमाती आंखों से दोनों को देखने लगा। आस्था भी दोनों को ही देख रही थी। वेद अपनी क्यूट वॉइस में बोला, हे तुम दोनों लोग क्यों लहे हो? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? उद्धरण चिन्ह। वेद के इस तरह प्यार से पूछने पर वो क्यूट सा लड़का वेद की तरफ देखते हुए अपनी क्यूट सी आवाज में बोला, नहीं, हमें किसी ने परेशान नहीं किया। आस्था उसकी तरफ देखते हुए बोली, फिर तुम दोनों रो क्यों रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वो क्यूट सी लड़की अपनी क्यूट वॉइस में बोली, हम दोनों का आज स्कूल में पहला दिन है और हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं है, इसलिए हम लो रहे हैं। ये बोलकर वह अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछने लगी। रोने के कारण उसकी नाक और गाल दोनों लाल हो गए थे। वेद उस बच्ची के पास गया और प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, हे तुम लो मत, तुम टेंशन मत लो, मैं और आस्था तुम दोनों के फ्रेंड बनेंगे और तुम हमारे। वेद की प्यारी प्यारी बातें सुनकर उस बच्ची के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह स्माइल करते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि वेद ने उसके गुलाबी गालों को हल्का सा पींच कर दिया। आस्था वेद को ही अपनी प्यारी प्यारी आंखों से घूरने लगी। वह वेद को वापस अपनी तरफ खींचकर दोनों की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों का नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। वह बच्ची आस्था की तरफ देखते हुए बोली, मेरा नाम मिस्टी खुराना है। वो लड़का बोला, और मेरा नाम आहान मुखर्जी है। वेद दोनों से हैंडशेक करते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोला, और मेरा नाम वेदांश लाया छिंघानिया है। उद्धरण चिन्ह। आस्था दोनों की तरफ देखते हुए वेद के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, और मैं अपने बुद्धू को प्यार से वेद बुलाती हूँ, है ना बुद्धू? आस्था के मुंह से वेद के लिए बुद्धू शब्द सुनकर मिस्टी खिलखिलाकर हंस पड़ती है और हंसते हुए ही बोली, बुद्धू। उद्धरण चिन्ह। आस्था मिस्टी की तरफ एक नज़र घूर कर देखती है। वह दोनों की तरफ देखते हुए बोली, मेरा नाम आस्था सहगल है और आज से हम चारों फ्रेंड्स हैं, ओके? आस्था ने किसी समझदार बच्चे की तरह कहा तो सबने हाँ में सिर हिला दिया। आहान 5 साल का बच्चा था और दिखने में बहुत ही क्यूट था। वहीं मिस्टी भी बहुत ही प्यारी सी थी। उसकी गोल गोल आंखें और गुलाबी गोरे गाल थे। वह उम्र में लगभग वेद के जितनी थी। चारों बच्चे आपस में ही बातें करने लगे, जब तक कि क्लासरूम में टीचर नहीं आ गई। क्लास के बाद चारों ने मिलकर लंच किया और बातें करते हुए बीच बीच में खिलखिलाकर हंस भी रहे थे। इसी तरह हंसते खेलते हुए आज का दिन बीत गया और बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी हो गई। वेद दौड़ते हुए अपने नए नए दोस्तों के साथ स्कूल से बाहर आया। बाहर वेद की मम्मा अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए अपने बेबी के बाहर आने का वेट कर रही थी। वेद दौड़ते हुए अपनी मम्मा के पास आ गया। वन्या ने उसे बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और वेद का स्कूल बैग और टिफिन बॉक्स कार में रखवा दिया। वह वेद को लेकर कार में बैठ गई। कार सिन्हानिया मैंशन की तरफ जाने लगी। रात को डिनर के बाद वन्या ने थोड़ी देर तक वेद की पढ़ाई करवाई। वेद ने अपनी मम्मा को आज की स्कूल की सारी बातें बताईं। अपने 2 नए दोस्तों के बारे में भी बताया। वन्या बड़े ध्यान से अपने बेबी की बातें सुन रही थी। अपनी मम्मा से बातें करते करते वेद की आंखें लग गई। वन्या ने बड़े प्यार से वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसके माथे को चूमकर उसे ठीक से बेड पर सुलाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है। थोड़ी देर तक उसका सिर यूं ही सहलाने के बाद वह अपने जिगर के टुकड़े को अपने सीने में छिपा लेती है और अपनी आंखें बंद करते हुए नींद के आगोश में चली गई। धीरे धीरे ये 7 दिन भी बीत गए। इस बीच वन्या और वेद ने यक्षित को बहुत मिस किया। आज यक्षित लंदन से वापस आने वाला था, पर वन्या की यक्षित से बात हुई थी। वह आज शाम को मेंशन पहुंचने वाला था। ये जानकर वन्या बहुत खुश हुई क्योंकि इन 1 हफ्तों में उसने उसे बहुत ज्यादा मिस किया था। एक दिन एक साल की तरह बीते थे। वन्या यक्षित का वेट करते हुए ही नीचे हॉल में इधर से उधर टहल रही थी। वेद वहीं पर अपने चाचुओं के साथ खेल रहा था। अनिल जी और चैतन्य दादाजी वहीं सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सिन्हानिया मेंशन की डोर बेल बजी। एक मेड दरवाजा खोलती है तो सामने यक्षित और समर्थ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ खड़े थे। अपने डैडी को देखकर वेद एक्साइटमेंट में दौड़ते हुए यक्षित के पास गया। यक्षित अपने बेटे के चेहरे की खुशी देखकर स्माइल करते हुए घुटने के बल झुककर अपनी बाहें फैला देता है। वेद अपने डैडी को जोर से हग कर लेता है और यक्षित भी अपने बच्चे को सीने से लगा लेता है। वेद अपने डैडी से लिपटे हुए ही बोला, डैडी वेदांश ने आप तो बहुत मिस किया। यक्षित अपने बच्चे के सिर पर प्यार से किस करते हुए बोला, डैडी ने भी आपको बहुत मिस किया मेरे बच्चे। युवान भी अपने भाई से पास आया और उसे जोर से हग करते हुए बोला, मैंने भी आपको बहुत मिस किया भाई।
उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपने एक हाथ से युवान को हक करते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। युवान यक्षित से अलग होकर उसके गालों पर किस कर देता है। ये देखकर यक्षित उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखता है तो युवान मासूम सा चेहरा बना लेता है। दोनों भाइयों की नोक झोंक देखकर वन्या स्माइल करने लगती है। यक्षित की निगाहें अपनी वाइफी पर जाती है, जिसे उसने अपने ट्रिप के दौरान सबसे ज्यादा मिस किया था। वह वन्या की तरफ देखते हुए आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर वन्या शर्मा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। यक्षित अपने बेबी को उसके सारे गिफ्ट्स दे देता है जो उसने अपने डैडी से डिमांड की थी। वह युवान को भी उसका गिफ्ट दे देता है। सर्वेंट्स उनके वेद के गिफ्ट्स को उसके रूम में पहुंचा देते हैं। युवान और वेद दोनों गिफ्ट्स को देखने के लिए वेद के रूम में चले गए। यक्षित ने आज समर्थ को सिन्हानिया मेंशन में ही रुकने का ऑर्डर दिया था, इसलिए वह अनिल जी और चैतन्य दादाजी को ग्रीट करते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगा। यक्षित ने अनिल जी और चैतन्य दादाजी से थोड़ी देर बातें की, फिर उसने आसपास देखा। वन्या उसे कहीं भी नजर नहीं आई। यक्षित समझ गया कि उसकी वाइफी रूम में ही होगी। वह अपने रूम की तरफ जाने लगा। इतने दिनों में उसने वन्या की खुशबू को, उसके अपने करीब आने के एहसास को बहुत मिस किया था और अब वह अपनी इतने दिनों की वन्या की कमी को पूरा करना चाहता था। जब 147 आप फादर बनने वाले हैं। यक्षित ने अनिल जी और चैतन्य दादाजी से थोड़ी देर बातें की, फिर उसने आसपास देखा। वन्या उसे कहीं भी नजर नहीं आई। यक्षित समझ गया कि उसकी वाइफी रूम में ही होगी। वह अपने रूम की तरफ जाने लगा। इतने दिनों में उसने वन्या की खुशबू को, उसके अपने करीब आने के एहसास को बहुत मिस किया था और अब वह अपनी इतने दिनों की वन्या की कमी को पूरा करना चाहता था। अब आगे वह सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में आ गया। वह आहिस्ते से अंदर आया था, जिससे वन्या जो कि यक्षित की तरफ पीठ करके खड़ी थी, उसे पता ही नहीं चला कि यक्षित रूम में आ चुके हैं। वह अपने काम में लगी हुई थी। यक्षित आहिस्ते से उसके पास गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। इस तरह अचानक से हक करने से वन्या चौंक जाती है और अपने दिल पर हाथ रख लेती है। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ये बोलकर वह अपनी सांसों को नॉर्मल करने लगी। यक्षित ने कुछ नहीं कहा और वन्या की नेक पर और उसके येलो पर अपने गर्म होंठ फिराने लगा। यक्षित की इस सेड्यूसिंग हरकत से वन्या सहने लगी। वह हकलाते हुए बोली, यक्षित आप ये क्या। वन्या इतना ही बोल पाई थी कि यक्षित उसके होंठों पर उंगली रखते हुए बोला, शश वाइफी, मुझे अपना काम करने दो। ये बोलकर वह वन्या को अपनी तरफ करके उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बैक पर पटक कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। यक्षित की इस हरकत पर वन्या उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, यक्षित आप आते ही शुरू हो गए, पहले फ्रेश तो हो जाए। यक्षित ना में सिर हिलाते हुए बोला, वाइफी तुम मुझसे पूरे 1 वीक के लिए दूर रही हो। तुम्हें नहीं पता कि मैंने इस दौरान तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया है। ये बोलकर वह वन्या की खुली कमर पर हाथ चलाते हुए बोला, और अब तुम्हें इन 1 हफ्तों की कमी को पूरा करना है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर यक्षित वन्या के पेट की तरफ झुककर उसके नावेल को किस कर लेता है। यक्षित के इस किस से वन्या की बॉडी में एक कर्ट सी दौड़ जाती है। वह यक्षित को रोकते हुए बोली, यक्षित पहले आप फ्रेश हो जाए फिर ये सब। उसने इतना ही कहा था कि यक्षित ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए शुश बोलता है और उसके गुलाबी होंठों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। यक्षित वन्या के होंठों की तरफ झुककर उसे आहिस्ते से चूमने लगा। यक्षित के किस के एहसास में वन्या के हाथ यक्षित के बालों पर चले गए और वह उसे सहलाने लगी। तभी अचानक से वन्या को कुछ चक्कर सा फील हुआ। उसने अपना हाथ यक्षित के बालों से हटाकर अपने सिर पर रख दिया। ये फील करके यक्षित ने उसे रिलीज कर दिया और वन्या के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो अपने एक हाथ को सिर पर रखे हुए थी। आंखें बंद थी। यक्षित वन्या की तरफ देखकर फिक्र भरे टोन में बोला, वाइफी क्या हुआ, तुम ठीक हो। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, बस जरा सा चक्कर आ गया था, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। कल रात मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई थी, शायद इसलिए ये सब। यक्षित वन्या की तरफ फिक्र भरे टोन में बोला, वाइफी मैंने कहा था ना तुम अपने आप पर ध्यान दो, खुद को देखो कितनी पतली हो गई हो। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मेरी बॉडी में इतने चेंजेस कैसे आ गए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी डाइट पर ध्यान दे रही हूँ। अभी थोड़ी देर रेस्ट करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। जाए अब आप फ्रेश हो जाए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित हाँ में सिर हिलाता है और वन्या के माथे को चूमकर उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देता है और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आता है तो उसकी निगाहें बैग की तरफ चली जाती है।
वन्या नींद के आगोश में जा चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर भी आ रहे थे। इस वक्त वह बेहद मासूम लग रही थी। ये देखकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह वन्या के बगल में बैठ गया और उसके बालों को आहिस्ते से कान के पीछे कर दिया। अब उसे वन्या का चेहरा अच्छे से नजर आ रहा था। वह वन्या के माथे को आहिस्ते से चूम लेता है। जब एक किस से मन नहीं भरता तो वह आहिस्ते से वन्या के पूरे चेहरे को चूमकर उसे गीला कर देता है। वन्या नींद में किसी छोटे बच्चे की तरह कसमसाती है, पर उसकी नींद फिर भी नहीं खुलती। उसकी क्यूट सी हरकतें देखकर यक्षित स्माइल करता है। तभी छोटा वेद मम्मा करता हुआ उनके बेडरूम में आ जाता है। यक्षित वेद की तरफ देखते हुए इशारे से चुप रहने को बोलता है। अपने डैडी का इशारा पाकर क्यूट सा वेद फिंगर ऑन योर लिप्स करता हुआ अपने डैडी की तरफ देखने लगा। अपने बेबी की ये हरकत देखकर यक्षित स्माइल करता है। इन 1 हफ्तों में उसने अपने बच्चे को भी बहुत ज़्यादा मिस किया था। वह वेद को इशारे से अपने पास बुलाता है। वेद अपने छोटे छोटे कदमों से अपने डैडी के पास आ जाता है। यक्षित अपने बेबी को अपनी गोद में उठा लेता है। वह उसके गालों पर किसी करते हुए धीरे से बोला, बेटा मम्मा निन्नी कर रही हैं, इसलिए हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वेद अपने डैडी की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाते हुए धीरे से अपनी क्यूट वॉइस में बोला, ओके डैडी। उद्धरण चिन्ह। फिर वह यक्षित की गोद से ही अपनी मम्मा को देखने लगा। वह सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। वेद ने अपने डैडी की तरफ देखा और उसके कानों में धीरे से बोला, डैडी वेदांश मम्मा को किची करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। वेद की प्यारी बातें सुनकर यक्षित स्माइल करता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओके पर आपको पहले अपने डैडी को किस्सी देनी होगी। अपने डैडी की बातें सुनकर वेद स्माइल करता है और झट से अपने छोटे छोटे क्यूट से गुलाबी होंठों से यक्षित की दोनों गालों को चूम लेता है। फिर वह बेड में आलती पालती मार कर बैठ जाता है और बड़े ध्यान से अपने मम्मा के गालों को अपने छोटे छोटे हाथों में भरकर वन्या के पूरे चेहरे को किस करने लगा, जिस तरह यक्षित ने किया था। ये देखकर यक्षित के चेहरे पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वेद अपनी मम्मा को किस कर ही रहा था कि तभी वन्या वेद को पकड़ लेती है और अपने सीने में छिपा लेती है। वेद अपने चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल लिए पहले अपनी मम्मा को देखता है, फिर अपने डैडी की तरफ। यक्षित अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सोती हुई वन्या को देखता है और मन ही मन बोला, मैं जब तुम्हें किस कर रहा था तब तुमने मुझे भाव ही नहीं दिया, पर अपने बेबी को सीने से लगा लिया। दिस इज जस्ट नॉट फेयर वाइफी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वेद के साइड में आ जाता है और अपने दोनों जिगर के टुकड़ों को हक करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में तीनों ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। अगली सुबह वन्या वेद को उसके स्कूल के लिए रेडी कर देती है। यक्षित भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है। सभी नीचे डाइनिंग एरिया में आकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। फिर यक्षित और वन्या वेद को उसके स्कूल छोड़ने चले जाते हैं। वहां से यक्षित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और वन्या कार से सिन्हानिया मैंशन वापस आ जाती है। ऑफिस पहुंचकर यक्षित अपने कैबिन में आ जाता है और लैपटॉप पर आज के इंपोर्टेंट मेल्स चेक करने लगा। तभी तेजस यक्षित का कैबिन नॉक करता है। यक्षित लैपटॉप की तरफ देखते हुए बोला, कम इन। उद्धरण चिन्ह। सामने तेजस खड़ा होता है और यक्षित को गुड मॉर्निंग विश करता है। यक्षित अपनी सर्द आवाज में बोला, कहो क्या खबर लाए हो। तेजस यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, बॉस आपका शक बिल्कुल सही निकला। उस दिन एयरपोर्ट पर हमले के पीछे विक्रांत खन्ना का ही हाथ था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर यक्षित की आंखें बिल्कुल सर्द हो गई। वह अपनी डेस्क से खड़ा हो गया और ग्लास विंडो की तरफ जाकर बाहर की तरफ देखते हुए बोला, लगता है अब यक्षित राय सिन्हानिया का खौफ कम होने लगा है। उद्धरण चिन्ह। तेजस यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, बॉस आगे क्या करना है। यक्षित तेजस पर एक सर्द निगाह डालता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और कहता है, ये काम आज ही हो जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तेजस यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी बॉस आपका काम हो जाएगा। फिर वह कैबिन से बाहर आकर अपने काम में लग जाता है। समर्थ आज की शेड्यूल यक्षित को मेल कर देता है। इसके अकॉर्डिंग 20 मिनट बाद यक्षित की अपने बिजनेस पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी। समर्थ बस इसी मीटिंग की तैयारी कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसके सारे बिजनेस पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स मीटिंग रूम में पहुंच गए। यक्षित के आने के बाद मीटिंग स्टार्ट हो गई। तेजस यक्षित के बगल में बैठा हुआ था और समर्थ प्रोजेक्टर के सामने खड़े होकर सबको एक एक स्लाइड एक्सप्लेन करने लगा। ये मीटिंग लगभग 2 घंटे तक चली और कंपनी के इम्पोर्टेंट एरियाज पर डिस्कशंस हुए। मीटिंग खत्म होने के बाद यक्षित और तेजस वहां से निकल गए। वन्या आज घर पर बोरियत महसूस कर रही थी। जीविका भी आज घर पर ही थी, तो वन्या ने सोचा कि क्यों न आज वो दोनों शॉपिंग पर जाएं
वैसे भी बहुत दिन हो गए थे उन्हें शॉपिंग पर गए हुए। जीविका को भी वन्या का आइडिया अच्छा लगा। वन्या ने दृष्टि को भी कॉल किया, पर वह बिजी थी, इसलिए वन्या और जीविका दोनों ही शॉपिंग पर जाने वाली थी। वन्या ने यक्षित का दिया हुआ प्लेटिनम कार्ड ले लिया। आज वन्या बड़े दिनों बाद शॉपिंग पर जा रही थी। शॉपिंग पर जाने से पहले उसने यक्षित को कॉल किया, पर उस वक्त यक्षित आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया में था, इसलिए उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। अनिल जी और चैतन्य दादाजी भी घर पर नहीं थे, इसलिए वन्या ने युवान को बता दिया कि जीविका और वो दोनों आज शॉपिंग पर जा रही हैं। दोनों कार में बैठकर शॉपिंग के लिए निकल गए। खन्ना मेंशन। विक्रांत खन्ना अपने मीटिंग के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जैसे ही वह अपने मेंशन में आया, मेंशन का हाल देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसके बॉडीगार्ड्स अधमरी हालत में थे। लिविंग एरिया का पूरा सामान तहस नहस हो चुका था। वह अपने चीफ बॉडीगार्ड से गुस्से में बोला, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो विक्रांत खन्ना के घर पर घुसने की हिम्मत कर पाया। ये सुनकर उसका चीफ बॉडीगार्ड थर थर कांपने लगा। विक्रांत गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर बोला, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? उद्धरण चिन्ह। उसका चीफ बॉडीगार्ड एक तरफ देखने लगा, जिससे विक्रांत की निगाहें भी उस तरफ चली गई। सामने एक शख्स एक किंग साइज सोफे पर शान से बैठा हुआ था। उसे देखकर विक्रांत का खून खौल उठा। वह उस तरफ जाते हुए चिल्लाकर बोला, यक्षित राय सिन्हानिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी सर्द निगाहों से विक्रांत खन्ना की तरफ देखते हुए बोला, मेरी हिम्मत के बारे में नहीं पूछो तो ही बेहतर होगा। शुक्र मनाओ कि मेरे पीठ पीछे वार करने के बावजूद भी तुम मेरे सामने जिंदा खड़े हो। पर यक्षित राय सिन्हानिया तुम्हें बार बार ये मौका नहीं देगा। इस बार एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर फिर भी तुम नहीं सुधरे तो इस बार मैंने तुम्हारे घर की चीजों को तुड़वाया है, अगली बार तुम्हें तोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वहां से जाने को हुआ तो विक्रांत गुस्से में अपना गन यक्षित पर तान देता है, पर विक्रांत का बड़ा भाई सार्थक उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर यक्षित अपनी सर्द आवाज में बोला, संभाल लो अपने छोटे भाई को, मेरे एक इशारे पर तुम्हारा ये घर मिट्टी में मिल सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि मुझ पर ध्यान देने से ज्यादा ये खुद पर ध्यान दे। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह एक वार्निंग लुक देते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद विक्रांत खन्ना गुस्से से पागल ही हो गया। वह घर की बाकी बची हुई चीजों पर अपना गुस्सा निकालने लगा। इधर वन्या और जीविका यक्षित के मॉल में ही आई थी, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, पर मॉल के मैनेजर्स और अटेंडेंट्स को ये बात पहले ही बता दी गई थी, इसलिए वे बहुत रेस्पेक्टफुली अपनी लेडी बॉस को ट्रीट कर रही थी। ये देखकर वन्या और जीविका दोनों ही हैरान हो रही थी। वन्या जीविका के कानों में बोली, छोटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस बड़े से मॉल की मालकिन हूँ। ये बोलकर वन्या खिलखिलाकर हंस पड़ती है। जीविका भी सबका अपने लिए इतना रेस्पेक्टफुल बिहेवियर देखकर बोली, हाँ दी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। मॉल में आए कुछ लड़के वन्या की खूबसूरती देखकर उस पर से नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे। वन्या ये नोटिस कर रही थी। वह शॉपिंग करते हुए ही जीविका की तरफ देखकर बोली, जीविका, ये लड़के मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अपनी दी के इस सवाल पर जीविका स्माइल करते हुए बोली, क्योंकि आप यहाँ पर सबसे खूबसूरत हो इसलिए। मॉल के मैनेजर ने भी ये नोटिस कर लिया। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिए, उन लड़कों को यहाँ से बाहर निकालो। अगर सर को ये पता चल गया कि हमने मैडम का ध्यान ठीक से नहीं रखा तो हमारी नौकरी जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। बॉडीगार्ड्स ने हाँ में सिर हिलाया और मैनेजर का ऑर्डर फॉलो करने लगे। शाम के 7 बजे यक्षिता ऑफिस से घर आया। घर आते ही वह वन्या को ढूंढने लगा। आज वेद को युवान स्कूल से घर लाया था। उसके दिमाग से तो ये बात निकल ही गई थी कि वन्या और जीविका आज शॉपिंग पर गई हुई हैं और उन्होंने उसे यक्षित को इन्फॉर्म करने के लिए भी कहा था इस बारे में। यक्षित अपने कमरे में गया, पर वन्या उसे कहीं भी नजर नहीं आई। उसे लगा कि वह वेद के रूम में होगी या फिर किचन में। वह वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके बाहर आ गया और वन्या को ढूंढने लगा। वह वेद के कमरे में गया तो उसका बेबी अपने कमरे में ही बने अपने टेंट हाउस में अपने टॉय के साथ इत्मीनान से खेल रहा था। ये देखकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह वहां से किचन में आ गया, पर वन्या वहां भी नहीं थी। उसने वन्या को कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब उसे वन्या की फिक्र होने लगी। वह खुद से ही गुस्से से बोला, ये लड़की इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। लिविंग रूम में अनिल जी और चैतन्य जी शाम की चाय एंजॉय कर रहे थे। यक्षित ने उनसे भी पूछा, पर उन्हें भी ये नहीं पता था कि वन्या जीविका के साथ मॉल गई है।
वह परेशान सा हो गया। अनिल जी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा तुम फिक्र मत करो, कहीं गई होगी, आ जाएगी वो। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने कुछ नहीं कहा और वह वहां से जाने लगा। युवान तो इन सब से बेखबर घोड़े बेचकर सो रहा था। आस्तिक भाविक सभी हॉल के सोफे पर बैठे हुए थे। रात के 8 बजने वाले थे, पर वन्या की कोई खबर नहीं थी। यक्षित बार बार उसका फोन ट्राई कर रहा था, पर हर बार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब यक्षित को वन्या की इस लापरवाही पर बहुत गुस्सा आने लगा। तभी मेंशन का मेन डोर खुला और उसमें से वन्या और जीविका अपने हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लेकर घर के अंदर आने लगी। दोनों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। वन्या को देखकर यक्षित ने एक राहत की सांस ली, साथ वह गुस्से से वन्या की तरफ बढ़ने लगा। अब तक दादाजी और अनिल जी भी नीचे आ चुके थे। वन्या आगे बढ़ ही रही थी कि तभी यक्षित गुस्से से उसके पास आ गया। वन्या जैसे ही कुछ बताने को हुई, यक्षित ने गुस्से में वन्या के दोनों कंधों को कसकर पकड़ लिया और उसकी तरफ गुस्से में बोला, कहाँ थी तुम? तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था? तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित का गुस्सा देखकर वन्या की आंखें हल्की सी नम हो गई थी। अनिल जी और चैतन्य जी यक्षित को रोकते हुए बोले, बेटा क्या कर रहे हो? वो अभी तो आई है, उसे शांति से बैठने तो दो। उद्धरण चिन्ह। पर यक्षित ने दादाजी और अनिल जी की बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए वन्या को सुनाना जारी रखा, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है, टेंशन के मारे मेरी जान निकल गई थी। कितनी बार कहा है अपना ध्यान रखा करो, पर नहीं, तुम्हें तो हमेशा अपनी मनमानी ही करनी होती है। यक्षित ने ये गुस्से में दांत पीसते हुए वन्या की तरफ देखकर कहा। वन्या ने एक नज़र सबकी तरफ देखा, सभी उन्हें ही देख रहे थे। वन्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने यक्षित के हाथों को अपने कंधे से झटक दिया और आंसू बहाते हुए दौड़कर ऊपर अपने कमरे में चली गई। यक्षित उसे रोकता रह गया, पर वन्या सीधे ऊपर चली गई। वन्या के जाने के बाद अनिल जी यक्षित को डांटते हुए बोले, यक्षित बेटा तुम्हें वन्या से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, पहले उसकी बात सुन तो लेते कि वो क्या कहना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। जीविका अपने हाथों में शॉपिंग बैग्स लिए हुए यक्षित की तरफ अपनी नम आंखों से देखते हुए बोली, जीजू आज दी बड़े दिनों बाद शॉपिंग पर गई थी। उन्होंने आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल भी किया था, पर आपका फ़ोन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने युवान को इन्फॉर्म कर दिया था कि आपको बता दे कि हम दोनों शॉपिंग पर गए हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह अपना सिर झुका देती है। यक्षित जीविका के सिर पर प्यार से हाथ रख देता है और उसे अब युवान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। युवान अपनी आंखें मलते हुए अपने कमरे से बाहर आया और ये समझने की कोशिश करने लगा कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ। यक्षित गुस्से से उसे पकड़ते हुए बोला, तुम बता नहीं सकते थे कि वन्या आज शॉपिंग पर गई है? युवान अपनी नींद से भरी आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, वो मैं बताना भूल गया भाई। पर हुआ क्या है? यक्षित गुस्से से खा जाने वाली नजरों से युवान को घूरता है और बिना कुछ कहे ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। वन्या सारे शॉपिंग बैग्स को टेबल पर फेंककर बेड पर पेट के बल लेटकर रो रही थी और रोते रोते अचानक चुप भी हो गई थी। यक्षित अपने कमरे में आया और वन्या के पास बैठ गया। वह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, आई एम सॉरी वाइफी, मुझे इस तरह से रिएक्ट करना नहीं चाहिए था। तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है। उद्धरण चिन्ह। पर यक्षित के बार बार कहने पर भी जब वन्या कोई जवाब नहीं देती तो वह वन्या के चेहरे को अपनी तरफ कर देता है। वह देखता है कि वन्या की आंखें बंद हैं। वह वन्या के हाथों को जैसे ही अपने हाथों में लेने की कोशिश करता है, वन्या के हाथ झूल जाते हैं। वह समझ गया कि वन्या इस वक्त बेहोशी की हालत में है। उसे वन्या की बहुत फिक्र होती है, इसलिए वह उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए बोला, वाइफी प्लीज अपनी आंखें खोलो। वह इंटरकॉम से एक डॉक्टर को कॉल कर देता है। वह वन्या के गालों पर थपकी देकर उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वन्या नहीं उठती। तभी एक लेडी डॉक्टर वहां आ जाती है और वन्या का चेकअप करने लगी। यक्षित परेशान होकर बेड के पास खड़ा हुआ था। वह सोच रहा था कि कहीं वन्या को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, क्योंकि वह पिछले कई दिनों से ये शिकायत कर रही थी कि उसे चक्कर आ रहे हैं। यक्षित उसे हॉस्पिटल चलने के लिए भी बोल रहा था, पर वन्या हर बार टाल जाती थी। वन्या की पूरी चेकअप करने के बाद डॉक्टर के फेस पर स्माइल आ जाती है। यक्षित अपनी वाइफी की तरफ देखते हुए फिक्र भरे टोन में बोला, डॉक्टर क्या हुआ है मेरी वाइफ को? वो ठीक तो है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, सब ठीक है मिस्टर सिन्हानिया। इनफैक्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप फादर बनने वाले हैं। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं। उद्धरण चिन्ह। जब 149 वेद की मासूम बातें। ये बोलते हुए वन्या की आंखें नम हो जाती हैं।
क्योंकि अब यक्षित और वेद ही उसकी दुनिया थे। दोनों में वन्या की जान बसती थी। ऐसे में दोनों को एक खरोंच भी आ गई तो वन्या के बर्दाश्त से ये बिल्कुल बाहर था। अपनी वाइफी की आंखों में नमी देखकर यक्षित उसके गालों को अपने हाथों में भर लेता है और उसके आंसुओं को प्यार से साफ करते हुए बोला, हे वाइफी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। उद्धरण चिन्ह। अब आगे वन्या अपनी नम आंखों के साथ बोली, खबरदार जो मजाक में भी ऐसी बातें की तो। आपको पता है ना, आप और वेद मेरी दुनिया हो, मेरी जान हो। आपके दोनों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। यक्षित अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए बोला, अच्छा बाबा सॉरी, गलती हो गई मुझसे, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। वन्या भी यक्षित के सीने पर अपना सिर टिका देती है और अपना एक हाथ पेट पर रख देती है। यक्षित वन्या के हाथों के ऊपर अपना हाथ रख देता है और उसके सिर को बहुत प्यार से चूम लेता है। दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। फिर वन्या यक्षित के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, मम्मा और बेबी को बहुत भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या का चेहरा देखकर स्माइल करता है। दिन का टाइम भी हो चला था, इसलिए वह वन्या का हाथ पकड़कर नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगा। सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वन्या ने ऊपर से ही देख लिया था कि उसका वेद टेबल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, लगता है वेद सो गया होगा, चलिए हम उसे ले आते हैं। दोनों वेद के कमरे की तरफ जाने लगे तो दोनों ने देखा कि वेद कमरे में कहीं भी नहीं है। ये देखकर वन्या को उसकी बहुत फिक्र होने लगी। वह घबराते हुए बोली, यक्षित, हमारा बेबी कहीं नजर नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह। वन्या का ये रिएक्शन देखकर यक्षित उसके पास गया और बहुत ध्यान से उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, ऐसी हालत में ज्यादा स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। वेद यही कहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। ये बोलकर दोनों वेद को कमरे में ढूंढने लगे। तभी यक्षित की निगाहें वेद के रूम में ही बने उसके छोटे से टेंट हाउस पर गई। उसने वन्या को उस तरफ इशारा किया। दोनों टेंट हाउस के पास गए तो देखा कि वेद के हाथों में एक स्टोरी बुक थी और उसे पढ़ते पढ़ते ही वो सो गया था। सोते हुए वह बहुत प्यारा लग रहा था। वन्या ने वेद की तरफ झुकने की कोशिश की तो यक्षित ने उसे रोक लिया। वह नीचे झुक गया और अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। वेद कसमसाते हुए अपने डैडी के सीने में छिप गया। वेद की इस हरकत पर वन्या स्माइल करती है। वह वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके गालों पर 2-3 बार किस कर देती है। वह उसके गालों पर थपकी देते हुए उसे जगाने लगी। वेद अपनी मम्मा का टच बखूबी पहचानता था, इसलिए उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। अपनी मम्मा को देखकर वह अपनी नींद भरी प्यारी आवाज में बोला, मम्मा। वन्या अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मम्मा यही है मेरे बच्चे, चलिए अब आप खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। उद्धरण चिन्ह। वेद अपने छोटे से पेट को सहलाते हुए बोला, यच मम्मा, वेदांश को भूख ही लगी है। यक्षित अपने बेबी का फेस वॉश करवा कर लाता है। फिर वो उसके छोटे से चेहरे को टॉवेल से पोंछकर उसे अपनी गोद में लिए हुए ही नीचे आने लगा। उसने अपने दूसरे हाथ से वन्या के हाथों को थाम रखा था। तीनों नीचे आ गए और अपनी अपनी चेयर में बैठ गए। वेद अपनी मम्मा के बगल में अपने क्यूट चेयर पर बैठा हुआ था। वन्या और यक्षित के चेहरे की चमक जाए नहीं जा रही थी। दोनों से अब रहा नहीं जा रहा था ये गुड न्यूज़ शेयर करने से कि अब इस घर में एक और नन्हा मेहमान आने वाला है। पर उन्हें किसी तरह तो ये न्यूज़ अगले 2 दिन तक अपनी जहन में रखना था, जो बेशक बहुत मुश्किल था। दिन के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। यक्षित और वन्या भी अपने रूम में आ गए। यक्षित ने उसे मेडिसिन्स खिला दी। वन्या वॉशरूम की तरफ ही जा रही थी कि तभी उसका पैर फिसलने को हुआ और वह गिरने को हुई। ये देखकर यक्षित की तो जान ही निकल गई। उसने वन्या को संभाल लिया और उसकी तरफ नाराजगी से देखते हुए बोला, क्या कर रही हो वाइफी, आराम से। अब तुम अकेली नहीं हो, अभी तुम्हें अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। वन्या हाँ में सिर हिला देती है और चेंजिंग रूम की तरफ जाकर अपने कपड़े चेंज करके नाइट वेयर पहन कर आ जाती है। यक्षित बेड पर ही बैठा हुआ था और अपने फोन में कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स चेक करने में लगा हुआ था। वन्या यक्षित के पास आकर बैठ गई और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, बेबी आप अपने डैडी को देख रहे हो ना, हमेशा फोन में घुसे रहते हैं, आप डैडी की तरह बिल्कुल मत बनना। उद्धरण चिन्ह। वन्या की बातें सुनकर यक्षित अपने फोन को साइड करते हुए वन्या के पेट पर हाथ रखते हुए बोला, वाइफी तुम तो अभी से हमारे बेबी को अपने डैडी के खिलाफ कर रही। बेबी डोंट लिसन टू योर मम्मा, ओके। वे आपस में अपने होने वाले बेबी के साथ क्यूट बातें कर ही रहे थे कि तभी वन्या की निगाहें सामने रूम के डोर पर चली जाती है, जहां प्यारा सा वेद मासूमियत से खड़ा होकर अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने मॉम डैड को देख रहा था।
वन्या ने अपनी दोनों बाहें अपने बच्चे की तरफ फैला देती है, जिससे वेद फुदकते हुए अपनी मम्मा के पास आ जाता है। वन्या उसे अपनी गोद में ले लेती है और अपने पास बेड पर बिठा लेती है। वेद ने अपने मॉम डैड की बातें सुन ली थीं। वह एकदम शांत था। वह अपनी मासूम आंखों से अपनी मम्मा के चेहरे को देखने लगा। फिर वह अपनी मम्मा के पेट को भी देखने लगा। वेद को वन्या को इस तरह से देखता देख यक्षित स्माइल करता है। वन्या स्माइल करते हुए अपने जिगर के टुकड़े के बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा, आप मम्मा को ऐसे क्या देख रहे हो? पता नहीं वेद के छोटे से मासूम से दिमाग में क्या आया। वह अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा क्या मेरी बेबी पीछे छाने वाली है? उद्धरण चिन्ह। वेद का सवाल सुनकर यक्षित और वन्या दोनों को ही बहुत हैरानी हुई और साथ में बहुत खुशी भी। दोनों ने वेद के एक एक गाल को प्यार से चूमते हुए कहा, हाँ बेटा, आप बिग ब्रदर बनने वाले हो। आपकी बेबी प्रिंसेस या बेबी प्रिंस बहुत जल्द आपके पास आने वाला है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वेद के चेहरे पर एक चमक आ गई। वह खुशी से नाचते हुए बोला, ये वेदांश की बेबी पीछे छाने वाली है। अपने बेबी की खुशी देखकर यक्षित और वन्या दोनों के फेस पर स्माइल आ गई। आखिर उनके बेबी को अपनी बेबी प्रिंसेस का बहुत इंतजार था। अब वेद का सपना भी पूरा होने वाला था। नन्हा वेद अपने मम्मा और डैडी की तरफ देखते हुए बोला, पर मम्मा डैडी मेरी बेबी प्लीछेज कहाँ है और वो कब मेरे पास आएगी? उच्छ को बोलो ना वो जल्दी मेरे पास आ जाए, मुझे अपनी प्लीछेज के साथ खेलना है। वेद मासूम सा रिक्वेस्ट करते हुए अपने मम्मा डैडी के चेहरे की तरफ आस भरी निगाहों से देखने लगा। अपने बेबी की प्यारी बातें सुनकर यक्षित और वन्या के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। यक्षित ने वेद का नन्हा सा क्यूट सा हाथ पकड़कर वन्या के पेट पर रख दिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, बेबी आपकी बेबी प्रिंसेस यहाँ मम्मा के पेट में है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर छोटे से वेद को बहुत हैरानी होने लगी, क्योंकि वो अभी सिर्फ 4.5 साल का छोटा बच्चा था। उसके मन में ये ख्याल आने लगे कि उसकी बेबी प्रिंसेस मम्मा के टमी में कैसे आई होगी। इसलिए वह मासूमियत से अपने मॉम और डैड की तरफ देखते हुए पूछ लेता है, पर मम्मा डैडी बेबी प्लीछेज मम्मा की टमी में कैसे आई? उद्धरण चिन्ह। वेद ने यह मासूमियत में पूछ लिया तो वन्या को बहुत शर्म आने लगी। यक्षित अपने बेबी के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, बेबी गॉड ने आपकी बेबी प्रिंसेस को मम्मा की टम्मी में लाकर उन्हें सिक्योर कर दिया है ताकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर आपके पास आएं। हम। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने भी अपने बेबी की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला देती है। वेद अपनी मम्मा के पेट पर आहिस्ते आहिस्ते हाथ चलाते हुए स्माइल करने लगा। वेद के चेहरे की ये प्यारी सी मुस्कान बेहद ही प्राइसलेस थी। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी क्या बेबी प्लीछेज मेरी बातें सुन सकती है? उद्धरण चिन्ह। वेद के इस क्यूट से सवाल का जवाब वन्या देते हुए बोली, हाँ बेबी, आपका नन्हा भाई या बहन आपकी सारी बातें सुन सकते हैं। ये सुनकर वेद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। वह आलती पालती मार कर बैठते हुए अपनी मम्मा के पेट पर हाथ रखते हुए बोला, हे बेबी प्लीछेज, मैं आपका बिग ब्रदर हूँ। आप मम्मा की तमी में कैसा फील कर रही हो? आप बिल्कुल भी मत डरना, ओके? क्योंकि मैं आपके हमेशा साथ हूँ। आप जल्दी जल्दी बले हो दाओ और मम्मा की तमी से बाहर आओ। फिर आप और मैं खूब खेलेंगे। मैं आपके साथ अपने छाले खिलौने छेयल करूंगा। आई प्रोमिस। उद्धरण चिन्ह। अपने बेटे की अपनी होने वाली बहन या भाई के साथ ऐसी क्यूट सी कॉन्वर्सेशन सुनकर वन्या इमोशनल हो गई। अपने बेटे की प्यारी बातें सुनकर वन्या अपने आंसू रोक नहीं पाए और रोने लगी, क्योंकि इस पल का इंतजार न जाने उसने कब से कर रखा था। वन्या को यूं अचानक रोता देखकर यक्षित और वेद दोनों ही घबरा गए। नन्हा वेद अपनी मम्मा की आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। वह भी अपनी मम्मा को रोता देख रोना शुरू कर देता है। यक्षित दोनों माँ बेटे को चुप कराने लगता है। वेद को रोता देख वन्या रोते हुए उसे अपने सीने में छिपा लेती है। यक्षित वन्या के आंसू पोंछते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? उद्धरण चिन्ह। वन्या ना में सिर हिला देती है। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, मैं इस पल का इंतजार न जाने कब से कर रही थी। आज इसे सच होता देख मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। वन्या की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। साथ में वेद भी अपनी मम्मा के साथ रो रहा था। यक्षित बड़े प्यार से वन्या के आंसू पोंछते हुए बोला, वाइफी खुद को संभालो। हम। देखो, अपनी मम्मा को रोता देख तुम्हारा बच्चा भी कैसे रो रहा है। वन्या ने वेद के मासूम से चेहरे को अपनी हाथों में थाम लिया और उसके आंसुओं को प्यार से पोंछते हुए उसके पूरे चेहरे पर किस करते हुए बोली, बेबी आपको पता है ना आप मम्मा की जान हो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वन्या अपने जिगर के टुकड़े को अपने सीने से लगा लेती है। यक्षित भी उन्हें बड़े प्यार से हक कर लेता है।
फिर बारी बारी से वन्या और वेद के सिर को चूम लेता है। रात बहुत हो गई थी इसलिए तीनों सोने लगे। यक्षित ने पहले वेद को सुलाया, फिर उसके बगल में उसकी मम्मा को, फिर उसने वेद के माथे पर किस करके उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर वन्या के होठों पर एक लाइट किस करते हुए उसके पेट को भी चूम लेता है। फिर वन्या को भी ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया। वेद अपनी मम्मा की तरफ एक नज़र अपनी टिमटिमाती आंखों से देखता है, फिर एकदम से किसी प्यारे से खरगोश की तरह उसके सीने में छिप जाता है। वन्या उसे कसकर हक कर लेती है और उसके सिर पर 2-3 बार किस कर देती है। यक्षित स्माइल करते हुए दोनों को अपनी बाहों में समेटते हुए अपनी आंखें बंद करता है और धीरे धीरे नींद के आगोश में चला जाता है। जब 150 बेबी प्रिंसेस को देखने की विश। फिर वन्या को भी ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया। वेद अपनी मम्मा की तरफ एक नज़र अपनी टिमटिमाती आंखों से देखता है, फिर एकदम से किसी प्यारे से खरगोश की तरह उसके सीने में छिप जाता है। वन्या उसे कसकर हक कर लेती है और उसके सिर पर 2-3 बार किस कर देती है। यक्षित स्माइल करते हुए दोनों को अपनी बाहों में समेटते हुए अपनी आंखें बंद करता है और धीरे धीरे नींद के आगोश में चला जाता है। अब आगे। अगली सुबह यक्षित की नींद सबसे पहले खुली। आंखें खुलते ही उसकी निगाहें अपने बच्चे और उसकी मम्मा पर पड़ी, जो एक दूसरे को हक किए हुए बहुत सुकून से सो रहे थे। ये देखकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने बारीक बारी से वन्या और वेद के माथे को चूम लिया, फिर उन्हें ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करते हुए वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वह जिम वियर पहनकर जिम की तरफ जाने लगा। यक्षित के जिम में पहुंचने के बाद धीरे धीरे करके बाकी बॉयज भी आने लगे। तभी सबके होश उठाता हुआ युवान भी अपने जिम वियर में हीरो की तरह एंट्री लेता है। उसे देखकर यक्षित के साथ साथ सबको हैरानी होती है। ये सुबह 8 बजे तक घोड़े तबेले सब बेचकर सोने वाला लड़का सुबह सुबह जिम आ गया है। यक्षित को हैरानी तो बहुत हो रही थी और इस बात की खुशी भी थी कि अब वह अपनी रूटीन फॉलो करने लगा है और इसके पीछे कौन हो सकता है। यक्षित ये बात भी जानना था, इसलिए ट्रेडमिल पर चलते हुए उसके फेस पर एक हल्की स्माइल आ गई। आस्तिक भाविक की तरफ देखते हुए बोला, ये चमत्कार कब हो गया? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये बोलकर वह आंखें मलकर युवान को देखने लगा। युवान बड़ी शान से जिम के अंदर आकर भाविक की तरफ देखते हुए बोला, ऐसे मुंह फाड़कर मत देखो, मक्खियां घुस जाएंगी मुंह में। फिर वह आस्तिक की तरफ देखते हुए बोला, और तुम मुझे यूं आंखें फाड़कर मत देखो। माना कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा हैंडसम हूं, पर इसके लिए तुम्हें मुझे ताड़ने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आस्तिक और भाविक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से युवान को देखने लगे, जो सुबह सुबह अपनी सुंदरता पुराण लेकर बैठा हुआ था। यक्षित ट्रेडमिल पर वॉक करते हुए अपने भाई की नौटंकी देख रहा था। युवान सबकी तरफ देखते हुए बोला, तुम सबको क्या लगा था मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता? दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो युवान राय सिन्हानिया नहीं कर सकता। युवान ने यह अपनी तारीफ करते हुए कहा। आस्तिक अपनी एक्सरसाइजेस करते हुए युवान की तरफ देखते हुए बोला, अभी भी एक काम है जो तुम ठीक से नहीं कर सकते। आस्तिक की बातें सुनकर युवान उसकी तरफ देखने लगा। बाकी बॉस यक्षित को छोड़कर सभी आस्तिक की तरफ देखने लगे। युवान आस्तिक की तरफ देखते हुए बोला, बताओ कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? आस्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, चुप रहने का काम तुम ठीक से नहीं कर सकते, जब देखो तब हर किसी के मामले में तुम्हें अपनी नाक घुसानी होती है। उद्धरण चिन्ह। युवान आस्तिक की बातों का जवाब देते हुए बोला, भगवान ने जब मुझे जबान दी है तो मैं उसे कैसे भी इस्तेमाल करूं, इससे तुम्हें क्या? उद्धरण चिन्ह। ये बहस और भी चलने वाली थी, पर यक्षित ने इसे बीच में ही रोक लिया। वह युवान की तरफ देखते हुए डांट कर बोला, ये सुबह सुबह तुम लोगों ने जिम में फिश मार्केट क्यों खोल रखा है? चुपचाप अपने एक्सरसाइजेस पर ध्यान दो। और युवान तुम आस्तिक सही कह रहा है, हर वक्त अपना मुंह खोलना जरूरी नहीं है। चलो अब चुपचाप अपने रूटीन पर ध्यान दो। उद्धरण चिन्ह। युवान यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, पर भाई। यक्षित युवान की तरफ एक सर्द निगाह डालकर बोला, मैंने कहा न चुप, अब अपने काम पर ध्यान दो। उद्धरण चिन्ह। युवान का चेहरे किसी छोटे बच्चे की तरह लटक गया, क्योंकि उसने सोचा था कि आज सुबह जल्दी आने पर उसे अपने भाई से खूब तारीफ मिलेगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। तारीफ के बजाय उसे डांट मिल रही थी। वह ट्रेडमिल पर चल ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वह अपने भाई की तरफ देखते हुए बोला, भाई कल रात को मैंने डॉक्टर को आपके रूम की तरफ जाते हुए देखा, सब ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर यक्षित ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हुए बोला, हाँ सब ठीक है, बस तुम्हारी भाभी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी इसलिए डॉक्टर बुलाया था। उद्धरण चिन्ह। युवान भाभी को क्या हुआ था?
यक्षित अपनी सर्द निगाहों से अपने भाई को देखने लगा, जो हर किसी के मामले में टांग अड़ाए बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। यक्षित को अपनी तरफ यूं घूरता देख युवान मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, मुझे तो भाभी की फिक्र थी, बस इसलिए पूछ लिया। उद्धरण चिन्ह। यक्षित युवान की तरफ अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए बोला, पता चल गया ना, अब तुम अपनी जबान को थोड़ा रेस्ट दे दो। फिर युवान ने कुछ नहीं कहा और अपने वॉक पर फोकस करने लगा। यक्षित एक्सरसाइज करते हुए खुद से ही अपने मन में बोला, तुम्हारी भाभी फिर से माँ बनने वाली है। आई नो, ये जानकर तुम सबसे ज्यादा खुश होगे, पर अभी मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे पेट में बात नहीं पचती, इसलिए बस कल का इंतजार है। फिर सिन्हानिया मेंशन में एक और खुशखबरी आएगी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित के रूम में सुबह के 7 बजे वन्या की आंखें खुली। वेद भी जाग चुका था। वह अपनी मम्मा के चेहरे को अपनी मासूम आंखों से निहार रहा था। वन्या को बहुत सुस्ती महसूस हो रही थी, इसलिए उसे उठने का भी मन नहीं कर रहा था। आंखें खुलते ही वन्या की निगाहें अपने बेबी पर पड़ी, जो अपनी टिमटिमाती आंखों से अपनी मम्मा को देख रहा था। वन्या वेद के माथे को प्यार से चूम लेती है और उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए उसके बिखरे बालों को भी ठीक कर देती है। वन्या उसके सिर को सहलाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। वेद अपनी मम्मा के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से वन्या की तरफ देखते हुए उसके पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, मम्मा क्या बेबी प्लीछेच भी जाग गई होंगी। वेद के हाथ जो कि वन्या के पेट पर थे, वन्या उसके छोटे छोटे हाथों के ऊपर अपना हाथ रखकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, यस बेबी, आपकी लिटिल वन भी जाग चुकी होंगी। उद्धरण चिन्ह। तभी यक्षित भी रूम में एंटर होता है। जिम करने की वजह से वह पसीने से लथपथ हो चुका था, इसलिए वह अपनी टी शर्ट रिमूव करके अपनी वाइफी और बेबी के पास जाने लगा। वह उनकी प्यारी प्यारी बातें सुन चुका था। वह वेद को अपनी गोद में लेते हुए वन्या की तरफ देखकर बोला, क्या बातें हो रही हैं दोनों माँ बेटे में। उद्धरण चिन्ह। वेद अपने डैडी के गालों में किसी करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग डैडी। यक्षित अपने बेबी के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग माई चैम्प। फिर वह वन्या के गुलाबी गालों पर भी किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। उद्धरण चिन्ह। वन्या स्माइल करते हुए यक्षित को गुड मॉर्निंग विश करती है। यक्षित वन्या के पेट पर भी किस करते हुए बोला, वेद के क्यूट से बेबी प्रिंस या प्रिंसेस आपको भी गुड मॉर्निंग। ये सुनकर वन्या के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। वेद अपनी मम्मा और डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी वेदांश अपनी बेबी प्लीछेच को देखना चाहता है। उसने यह अपने डैडी की तरफ देखते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहा। यक्षित अपने बच्चे के मासूम से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बेटा अभी आपकी छोटी बहन या भाई बहुत छोटा सा है ना, वह धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर आपके पास आएगा, हम तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी हैरानी भरी टिमटिमाती आंखों से अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी क्या बेबी प्लीछेच इतनी छोटी है। वेद ने अपने छोटे छोटे हाथों से इशारा करके अपने डैडी को बताया। ऐसा करते हुए वह बहुत क्यूट भी लग रहा था। यक्षित उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, हाँ बेटा, अभी आपकी बेबी प्रिंसेस बहुत छोटी होंगी। उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, डैडी क्या मैं छोटा छा बेबी था तो मैं भी इत्तू छा था। अपने बेबी की मासूम बातें सुनकर वन्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। यक्षित भी स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला देता है। फिर वह वन्या की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में एक सुस्ती साफ साफ नजर आ रही थी। यक्षित वन्या के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, वाइफी क्या तुम ठीक हो। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ यक्षित, बस थोड़ी सुस्ती महसूस हो रही है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने यक्षित को बताया था कि प्रेगनेंसी में ये सब होना नॉर्मल है, पर फिर भी यक्षित वन्या को उसके चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी तुम फ्रेश होकर रेडी हो जाओ, फिर वेद को उसके स्कूल ड्रॉप करने के बाद हम तुम्हारे चेकअप के लिए हॉस्पिटल चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। वन्या को भी ये फील हुआ कि उसे एक बार अपना चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि उसे ज़रूरत से ज़्यादा वीकनेस और सुस्ती महसूस हो रही थी, जबकि अभी उसका बेबी ज़्यादा दिनों का भी नहीं था। वह हाँ में सिर हिला देती है। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने मॉम डैड को ही देख रहा था। यक्षित अपने बेटे के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, बेटा आपकी बेबी प्रिंसेस या प्रिंस आने वाला है, ये बात आप अपने तक ही रखोगे, ओके। कल दादू का बर्थडे तो हम उनके साथ साथ आपके लिटिल चैम्प की आने की गुड न्यूज़ देंगे हम। उद्धरण चिन्ह। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, ओके डैडी। यक्षित वेद को अपनी गोद में उठाते हुए बोला,
चलिए आपको आज स्कूल के लिए रेडी करवाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वन्या दोनों की तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों शैतानी बिल्कुल भी नहीं करोगे और चुपचाप बात लोगे। दोनों ने ही किसी अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला दिया, पर उनके चेहरे से लग नहीं रहा था कि वो वन्या की बात मानने वाले हैं। दोनों झट से वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। वन्या ना में सिर हिलाती है और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चली जाती है। शोवर लेते वक्त वह अपने कपड़े रिमूव करती है और मिरर में अपने पेट को देखने लगी। वह आहिस्ते आहिस्ते अपने पेट पर हाथ फेरने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह फिर से एक नन्ही सी जान की माँ बनने वाली है। माँ बनने की खुशी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक होती है और वन्या अब उस खुशी को जीने वाली थी। माँ बनने के एहसास को वह बहुत करीब से महसूस करने वाली थी। साथ ही वह ये सोचकर भी बहुत खुश हो रही थी कि कल अनिल जी के बर्थडे पर वह उन्हें एक और पोती या पोता गिफ्ट में देने की बात करेगी तो उनका कैसा रिएक्शन होगा, साथ ही बाकी फैमिली मेंबर्स का रिएक्शन भी कैसा होगा। थोड़ी ही देर में यक्षित वेद को नहलाकर एक टोवेल में लपेटकर बाहर ले आता है। वेद के गोरे से गाल गुनगुने पानी में नहाने की वजह से गुलाबी से हो गए थे और क्यूट से टोवेल में लिपटा हुआ वेद किसी क्यूट से खरगोश की तरह लग रहा था। यक्षित ने इस वक्त अपनी कमर पर एक टोवेल लपेटा हुआ था और वेद को टोवेल में लपेटकर अपनी गोद में लिया हुआ था। दोनों डैड सन बेहद हैंडसम लग रहे थे। वन्या चुपके से दोनों की फोटो अपने फ़ोन में क्लिक कर लेती है और दोनों की नज़र भी उतार देती है। वन्या ने आज मिड लेंथ की ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वन्या ने वेद को अपनी गोद में ले लिया और उसे स्कूल जाने के लिए रेडी करने लगी। वहीं यक्षित भी अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों ही बाप बेटे रेडी हो गए। सबने ब्रेकफास्ट किया, फिर अपने अपने काम के लिए निकल गए। वेद को स्कूल ड्रॉप करने के बाद यक्षित वन्या को लेकर हॉस्पिटल चला गया। वे दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाने लगे। दोनों का ध्यान सामने की तरफ ही था, पर वहां पर एक जोड़ी आंखें अपनी तीखी निगाहों से दोनों को घूरे जा रही थी, पर दोनों ही इस बात से बेखबर थे। यक्षित वन्या को लेकर डॉक्टर सहाय के कैबिन में आ गया।